decomposition reactions. Decomposition reactions में नोट करिएगा, those reactions in which a compound splits up into two or more simpler substances. Those reactions in which a compound splits up those reactions in which a compound splits up into two or more complex substances simpler substances into two or more simpler substances. Two or more simpler substances are known as decomposition reactions. Decomposition reactions. Are known as decomposition reactions. Decomposition reaction is just the opposite of a combination reaction. A decomposition reaction is just the opposite of a combination reaction. डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उसका उल्टा है जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में करा था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि कुछ सिंपलर सब्सटेंसेस जुड़ते थे और जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते थे, तो ये ठीक उसका उल्टा है। तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि एक एलिमेंट या दो एलिमेंट या एक कंपाउंड या दो कंपाउंड जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बनाते थे, ठीक है। यहाँ उल्टा होगा, एक सिंगल कंपाउंड होगा, उसको आप या तो हीट करेंगे या उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे या उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे और या फिर उसको सनलाइट पर रख देंगे। तो ये चार प्रोसेस होंगे। अगर हीट करेंगे तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, अगर उसको सनलाइट में रख देंगे तो उसको बोलेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, और अगर उसको वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये जो चार प्रोसेसेस बताए मैंने आपको, इन चारों प्रोसेसेस से होता क्या है कि एक जो बड़ा सब्सटेंस है, बड़ा जो कंपाउंड है, वो टूटकर छोटे छोटे कंपाउंड, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, छोटे छोटे कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उल्टा है जस्ट उसका। तो वहाँ पर क्या होता था, उसकी पहचान ही ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कि वहाँ रिएक्टेंट साइड पर आपको दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स मिलेंगे, वो जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बनाएगा, एक कंपाउंड बनेगा बस। यहाँ उल्टा है कि एक सिंगल कंपाउंड होगा, वो सिंगल कंपाउंड टूटेगा और टूटकर दो अलग अलग या तीन अलग अलग कंपाउंड्स या एलिमेंट्स बन जाएंगे, ऐसा होगा। इसके एग्जांपल्स देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1, CaCO3 और एरो के ऊपर ट्रायंगल लगाने का मतलब होता है हीट करना। इस ट्रायंगल का मतलब होता है हीट, वैसे डेल्टा बोलते हैं इसको, पर अभी ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की। तो CaCO3 जो है, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कई बार वो कैल्शियम कार्बोनेट ना बोलकर उसको लाइमस्टोन बोल सकते हैं, मार्बल बोल सकते हैं, एग शेल्स बोल सकते हैं, या फिर चॉप पाउडर बोल सकते हैं। तो वो सब कुछ चीज़ें जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनती हैं, उनमें और कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं होता। तो कैल्शियम कार्बोनेट ना बोलकर वो लाइमस्टोन, मार्बल, एग शेल्स या फिर आपका चॉप पाउडर, ये बोला जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर लिया और गर्म करना शुरू कर दिया ऐसे ही, ठीक है,
तो क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा CaO में, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्विकलाइन, क्विकलाइन, या फिर सीधा सीधा लाइन भी बोल देते हैं इसको, सिर्फ लाइन बोल देते हैं। तो CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी रिएक्शन दे रखी है तो वो रिएक्शन हमें बैलेंस तो करनी ही होती है। साथ साथ कई बार स्कूल में टीचर्स ने आपको ये भी बताया होगा कि रिएक्शन में उसकी स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है। हर एक एलिमेंट की, हर एक कंपाउंड की स्टेट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है इसको रटे ना, आपको ऐसे ही समझ में आता चला जाएगा। जैसे हमने ऐसे ही बताया कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये जो अंडे के छिलके होते हैं एक्शंस, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो चॉक पाउडर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का। चॉक पाउडर हो गया या मार्बल हो गया, ये सॉलिड ही तो होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसके ब्रैकेट में S लिख देंगे बस। उसके बाद क्विकलाइन, क्विकलाइन क्या है, क्विकलाइन वो चूने का पाउडर है जिसको स्पोर्ट्स या एथलेटिक मीट में बिछा दिया जाता है, ग्राउंड में डाल दिया जाता है ताकि पार्टिसिपेंट्स आपस में उलझ कर ना गिर जाएँ। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी सॉलिड ही होगा, और इसको तो दुनिया जानती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। तो यहाँ पर जी लिख दीजिए। तो जितने भी रिएक्शंस हैं मैं एक बार आपको लिखवा दूंगा, जितने भी हमने लिखे हैं, जैसे रेडॉक्स में भी लिखा है या कॉम्बिनेशन में भी लिखा है, उनकी सबकी स्टेट्स लिखवा दूंगा। और वो स्टेट्स ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको मुश्किल से 2 या 3 सब्सटेंसेस के बारे में याद करना पड़ेगा कि ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, इसको देख लो बैलेंस है कि नहीं। कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 है, ऑक्सीजन के इधर 3 है, ऑक्सीजन के इधर भी 2 और 1 3 है, कार्बन का 1, कार्बन का 1, बैलेंस। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में है KClO3, KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं इसको। अच्छा, अब ये हमारे लिए नया है, हमने पोटेशियम क्लोरेट के बारे में कुछ सुना नहीं है। तो पोटेशियम क्लोरेट के बारे में याद रखिएगा, सॉलिड है, ये सॉलिड होता है। अच्छा, डिकम्पोजिशन में एक चीज़ देखिएगा, ये जो डिकम्पोजिशन हम करते हैं ना, यानी कि जो चीज़ टूटती है, तो आप ये समझिएगा कि वो या तो सॉलिड होगी या फिर वो लिक्विड होगी। सॉलिड या लिक्विड के अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ये सॉलिड है। अब इसको भी हीट कर दिया, इसको भी हीट कर दिया, तो ये टूट कर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा KCl में। KCl जब सॉलिड टूटेगा तो वो एक पार्ट सॉलिड का भी छोड़ेगा, यहाँ पर सॉलिड लिखो। जब सॉलिड टूटेगा तो टूटने के बाद एक पार्ट, कोई एक पार्ट सॉलिड का होगा। जैसे यहाँ पर सॉलिड टूटा तो एक पार्ट सॉलिड का होगा, एक पार्ट गैस का होगा। इसी तरह से KCl और O2, समझ में आ रहा होगा कि KCl और ऑक्सीजन अलग अलग हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आप ये देखेंगे कि O2 वो भी बच्चा जानता है गैस है, यहाँ पर लिख दीजिए गैस हो गया। उसके बाद देखिए इधर K का 1 है, इधर K का 1 है, बैलेंस है। Cl का 1 है, Cl का 1 है, ये भी बैलेंस है। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका इधर 2 है और इधर 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो जब बिल्कुल अलग अलग, एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो बैलेंसिंग के नाम पर उनका LCM ले लेते हैं। तो 2 और 3 का LCM 6 हो गया। तो इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 लगा दो यहाँ पर। और इस 3 को 6 बनाने के लिए क्या करो, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 लगा दो, तो 3 2 6 हो गया। और इधर भी 2 3 6। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, इन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। तो K का भी 2 हो गया, यहाँ पर Cl का भी 2 हो गया। तो ये जो KCl है इसके आगे 2 लगा दो, हो गया कंप्लीट बैलेंस। ठीक है ना, तो हमारे पास पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों बैलेंस हो गए इस तरह से। समझ गए। तो अभी नया क्या सीखा, ये पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट एक कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा, 3 में है FeSO4,
FeSO4। आयरन सल्फेट बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आयरन मेटल है, तो मेटल अगर कोई सॉल्ट बनाएगा भी तो वो सॉलिड ही बनाएगा, ठीक है। तो आयरन सल्फेट सॉलिड होगा। अब इसको भी हीट कर दिया गया। तो जैसे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट देखा था ना, हमें पता था कि डिस्प्लेसमेंट में जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, तो वहाँ मैं जानता था कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है और डिकम्पोजिशन, इनमें आपको रिएक्शंस मोर और लेस याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। इनमें अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे पास कोई लॉजिक है, तो लॉजिक के हज़ारों एक्सेप्शंस बन जाएंगे। तो इनमें सीधा सीधा करना, कि जैसे मैंने 9 या 10 एग्जाम्पल उसमें दिए थे कॉम्बिनेशन में, और 9 या 10 एग्जाम्पल ही मैं इसमें देने वाला हूँ, इनको सीधे सीधे याद कर लेंगे। जैसे जैसे FeSO4 है, तो अचानक से दिमाग में ये आता है कि जब FeSO4 है तो शायद ऐसा होगा कि आयरन अलग हो जाएगा टूटकर, है ना, सल्फर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि आयरन अलग होता है लेकिन ऑक्सीजन के साथ, आयरन ऑक्साइड लिखेंगे Fe2O3। और ये भी कौन से वाला ऑक्साइड है, ये भी आयरन सेकंड ऑक्साइड है, आयरन की सेकंड फॉर्म है, फेरिक है, फेरिक है, क्योंकि यहाँ पर Fe की वैलेंसी हमने 2+ वाली नहीं ली, ठीक है। Fe की वैलेंसी हमने 3+ वाली ली है, तो 3 इधर चला गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 इधर आ गई, तो Fe2O3। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ होगी। उसके अलावा ये लगता है कि अच्छा आयरन के साथ ऑक्सीजन चला गया तो अब तो बस सल्फर ही बचा, तो शायद सल्फर आएगा टूटकर, ऐसा भी नहीं है। क्या होता है इसमें, इसमें आता है SO2 SO2, और SO2 में SO2 पर रुकता नहीं है रिएक्शन, SO3 भी आएगा, SO2 भी आएगा और SO3 भी आएगा। इसके बाद आप ये देखिएगा कि जब भी मैंने आपको बताया, जब भी कभी कोई सॉलिड टूटेगा तो सॉलिड कम से कम एक पार्ट जिसमें सॉलिड इन्वॉल्व होगा खुद, वो सॉलिड जरूर होगा। जैसे यहाँ पर आयरन है, तो आयरन क्या है, मेटल है, यानी कि सॉलिड है। तो जब आयरन का ऑक्साइड बना, ये भी सॉलिड ही होगा। आयरन का ऑक्साइड होता क्या है वैसे, आयरन का ऑक्साइड वैसे ही आप देखो, आपने डे टू डे लाइफ में खूब देखा होगा, हाँ रस्ट होता है, बिल्कुल सही। अगर कहीं पर भी लोहा, फ्रेशली कट लोहा अगर पड़ा हुआ है, तो वो कुछ घंटों बाद ही धीरे 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 डार्क ब्राउन और ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो वो जो रस्ट है उसी को आयरन ऑक्साइड हम बोलते हैं। तो रस्ट जो है वो लिक्विड तो है नहीं, गैस तो है नहीं, दिखाई देता है, सॉलिड है, ठीक। तो ये Fe2O3 के आगे आप लगा दीजिए SO2, ये हर बच्चे को पता होगा, और वैसे जिनको नहीं भी पता है उनको दिवाली के आसपास पता चल जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में जब दिवाली पर क्रैकर्स वगैरह जलाए जाते हैं, पराली जलाई जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, खांसी होने लगती है, छींक आने लगती है, तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होती है। और जब पॉइजनस गैसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं तब सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये हार्मफुल है। तो इसका भाई जो है ये भी तो गैसियस ही होगा। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के 3 एटम आ गए, तो ये सॉलिड, ये गैस, ये गैस। तो सॉलिड को याद रखने का इतना आप तरीका समझ लीजिए कि जो भी मेटल का कंपाउंड बनेगा ना, वो सॉलिड ही बनाएगा। अब मेटल जो है, मेटल क्या है, तो मेटल के लिए वो जो आयन्स हमने 20 याद करे थे, वो 20 आयन याद रख लेना। 20 आयन्स की एक टेबल बनवाई थी, शुरुआत के जो 20 एलिमेंट्स थे, तो उसमें जो भी कैटायन बना रहा है, जो भी कैटायन बना रहा है, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसका भी है, वो सारे मेटल हैं, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जितने भी कैटायन हैं वो सारे मेटल हो गए, क्योंकि जैसा कि जानते हैं जो पोटेशियम है ना, कि ये भी मेटल है, मेटल है तो इस वजह से सॉलिड बन गया। कि पोटेशियम ऐसा होता है कि इसको आपने हाथ में ले लिया ना, तो मतलब नॉर्मली हाथ में ले लिया, वो ऐसे पाउडर की तरह झड़कर ऐसे गिर जाएगा। सेम काम सोडियम के साथ होता है, और रह ही नहीं सकते। ये इनकी एक खास प्रॉपर्टी और होती है, मेटल नॉन मेटल में करेंगे। ये ऐसे ही आप रख दो किसी कंटेनर में, ये पोटेशियम के तौर पर रह ही नहीं सकता, सोडियम के तौर पर रह ही नहीं सकता, ये तुरंत ऑक्सीजन से मिल जाता है और ये सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो इसी वजह से इनको नॉर्मली नहीं रखा जाता। जैसे अचार खाते हैं ना आप लोग, अचार को कभी कटोरी में रख कर छोड़ देना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद देखना, तो कटोरी पर वहाँ पर ब्लैक कलर के ना डॉट 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 लग जाएंगे। और अगर आपने छोड़ दिया बहुत ज़्यादा दिनों तक, तो क्या होगा, उसके अंदर छेद तक हो जाएंगे, कटोरी टूट जाएगी साइड से, ठीक है ना। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी कर दी थी गलती, एक बार फिर डांट पड़ी थी। तो हमेशा जो ये अचार वगैरह होते हैं, खास तौर पर जिनमें एसिटिक एसिड होता है, तो एसिड क्या करता है, एसिड की प्रॉपर्टी होती है मेटल को कोरोड करने की, मेटल को ख़राब करने की।
तो इसी वजह से आप कभी भी मार्केट में जाएंगे तो आप देखेंगे अचार कभी भी टिन के कंटेनर में या स्टील के या लोहे के कंटेनर में नहीं मिलेगा, आइदर इन प्लास्टिक और इन ग्लास, इन दोनों चीज़ों में ही मिलेगा, इसके अलावा किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ को स्टोर करने का तरीका क्या होता है वो उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। जैसे सोडियम और पोटेशियम का बिहेवियर ये है कि एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो एटमॉस्फेयर में उनको ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सोडियम ऑक्साइड बना लिया और पोटेशियम ऑक्साइड बना लिया। तो फिर कैसे सोडियम मिले हमको? मैं तो सिर्फ फ्रेश सोडियम चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ फ्रेश पोटेशियम चाहता हूँ। या तो ह्यूमन बॉडी में मिलता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में होता ही है सोडियम और पोटेशियम, तो बहुत कुछ ज़रूरी आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक। और या फिर सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के अंदर, कैरोसिन जानते हैं मिट्टी का तेल, कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो ये भी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि सोडियम और पोटेशियम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तो देखा गया कि कैरोसिन के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, तो चुपचाप पड़े रहते हैं, सोडियम सोडियम ही बना रहता है, पोटेशियम पोटेशियम ही बना रहता है, तो इसलिए उनको हमेशा उसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। तो देखिएगा ये तो हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो एक सिंगल कंपाउंड 1 2 3 तीन अलग अलग कंपाउंड्स में टूट गया। जरा देखना बैलेंस करके, आयरन का एक है, इधर आयरन के 2 एटम है तो इधर 2 लगा दो, ठीक है। अब सल्फर के 2 हो गए तो सल्फर का एक इधर, सल्फर का एक इधर, ठीक है, सल्फर बैलेंस है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 4 2 8 और इधर अगर देखें तो 3 2 5 और 3 8, बहुत बढ़िया बैलेंस ही हो गया पूरा का, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरी तरीके से बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ मैं, एग्जाम्पल 3 के बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है ये है PbNO3 वोल्ट वाइज। चलिए जी, पहले भी कुछ बच्चों को बताया था, ये जो Pb है ये क्या होता है पहले तो ये बताओ। लेड होता है। ये होता कहाँ है, कहाँ पर डे टू डे लाइफ में कहाँ देखते हैं इसको? जो सर काइट की जो स्ट्रिंग होती है ना सर, वो लेड होता है। क्या 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 चीज़? सर जो काइट की स्ट्रिंग वो लेड होती है ना सर। अच्छा, और कुछ? हाँ, जो मिरर है, बस ये याद रखिए। आप सब लोग अभी अभी सुबह सुबह शीशा देखकर जरूर आ रहे होंगे। जो शीशा होता है, जो मिरर होता है, वही लेड होता है। तो दिमाग में कभी भी ये मत रखिएगा कि ये जो लेड है ये वो चीज़ है जो वो पेंसिल का सिक्का होता है ना, वो जिसको हम छीलते हैं, ये वो चीज़ नहीं है। तो ये क्या होता है, वो हमेशा देखना, पेंसिल पर लेड लिखा रहता है, लिखा रहता है। आप कोई भी अप्सरा, HP और कौन सी आती, डॉम्स, कोई भी पेंसिल उठाइए, उस पर लेड लिखा रहता है, लेकिन सिर्फ लेड नहीं लिखा रहता, उस पर लिखा रहता है बॉन्डेड लेड। बॉन्डेड लेड का मतलब क्या है कि जो लेड है वो ग्रेफाइट के साथ मिक्स करके उसकी बॉन्डिंग करी जाती है। ग्रेफाइट होता है एक्चुअली उसके अंदर। अब ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट ये होता है कि ट्रक्स होते हैं, साइकिल होती हैं, कार्स होती हैं, तो इनके जो खास तौर पर अब जैसे बरसात का मौसम चलने वाला है, तो इसमें क्या होता है कि इनके जो व्हील्स होते हैं ना, इनके व्हील्स में ग्रीसिंग के काम आता है, क्योंकि इस दौरान ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बरसात में गाड़ी अगर चलाएंगे, कहीं पानी वानी में गीला हो गया गाड़ी, तो फिर ख़ास तौर पर अगर वो पुरानी गाड़ी है जिसकी ढंग से सर्विसिंग नहीं कराई गई, ब्रेक शू वगैरह का ध्यान नहीं रखा गया, तो क्या होता है कि उसके ना टायर्स में से आवाज़ें आने लगती हैं, ठीक है। तो वो जो है वो कैसी आवाज़ आती है, जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ रगड़ खाता है, उस चीज़ की आवाज़ होती है वो। तो वाटर जो है, वाटर वहाँ डिपॉजिट हो जाता है, तो वाटर चीज़ों को, मेटल को धीरे धीरे ख़राब करने लगता है। ख़ास तौर पर वो मूविंग मेटल पार्ट जो लगातार एक मेटल और दूसरे मेटल के टच में बनकर चल रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए ग्रीस लगाई जाती है। तो ग्रीस जो है वो टोटली ग्रेफाइट से ही बनती है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के अंदर थोड़ा सा कोई सब्सटेंस मिलाया जाता है, मुझे नाम नहीं पता उसका, जिससे वो थोड़ा सा स्टिकी बन जाता है ताकि वो चिपका रहे। नहीं तो ग्रेफाइट की ये प्रॉपर्टी होती है कि फिसल जाती है। जैसे हम नहाते हैं तो गीले हाथ होते हैं, साबुन गीला होता है, जैसे साबुन फिसल जाता है ना हाथ से, तो वो प्रॉपर्टी होती है उसकी। तो आप ये देखिएगा कि ये जो लेड है, इस लेड की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका पाउडर बना दिया जाता है, चूरा कर दिया जाता है इसका शीशे का, ठीक है, मिरर का, और उसको उस ग्रेफाइट के अंदर मिक्स कर दिया जाता है जस्ट टू स्ट्रेंथन इट। तो वो जो लेड जो ग्रेफाइट है, वो ग्रेफाइट थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, ठीक। वैसे भी आपने देखा होगा, थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा आपने उस पर प्रेशर डालकर लिखा तो वो पेंसिल का सिक्का टूट जाता है, ठीक है। और जो आर्टिस्ट होते हैं
उनकी जो पेंसिल आती है वो अलग तरीके की आती है, उस पर लिखा रहता है HP1, HP2, HP3, HP10 तक जाती है, आई थिंक HP20 तक भी जाती है। जैसे कोई बैठा हुआ है कि बस यहीं बैठ जाओ, आपकी पिक्चर बनानी है मेरे को, तो वो सामने कैनवास लगाया, फ़ोटो बनाई, तो फिर ये आईब्रोज थोड़ी डार्क है, बाल थोड़े डार्क है, तो वो पेंसिल से थोड़ी लगा रहेगा नॉर्मल पेंसिल से, वो फटाफट बड़ी वाली पेंसिल उठाएगा जिसमें ग्रेफाइट की क्वांटिटी ज़्यादा है, और उससे फटाफट ऐसे करेगा आईब्रोज बन गए, ठीक है। इनफैक्ट जो काजल बनता है हार्मफुल है वो काजल, जो बाहर मार्केट में जो काजल मिलता है, जो खासतौर पर लड़कियां जो काजल लगाती हैं वो हार्मफुल है, ग्रेफाइट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जो घर का बना काजल है वही असली काजल है, ठीक। तो PbNO3 होल्ड वाइज के इसको अगर डिकम्पोज कर दिया तो डिकम्पोज कैसे करेंगे, हीट करके। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा PbO, तो अगेन फिर वही चीज़ है कि लट टूट कर अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग निकल जाएगा, ऑक्सीजन, तो कोई लॉजिक मत लगाना, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन में कोई लॉजिक नहीं। और देखिएगा क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो बनेगा PbO, दूसरा PbO बन गया, तो ये जो लेड है, ये लेड हमारा अगेन सॉलिड होता है, ठीक है ना, पता है मिरर तो सॉलिड ही होता है, तो उसका जो कंपाउंड बनेगा वो भी सॉलिड ही बनेगा, तो ये तो सॉलिड हो गया। ऐसे ही ये भी लेड का ही कंपाउंड बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी सॉलिड हो गया। प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। तो बेहद आसान है ये देखना कि गैस कौन बन जाता है। ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन मुझे मालूम है गैस ही होती है, तो नाइट्रोजन जो कंपाउंड बनाएगा वो भी गैस ही बनेगा, ठीक है। मोस्टली जो एनायंस होते हैं, जैसे हमने बताया ना, मोस्टली जो कैटायंस हैं वो सारे के सारे, मोस्टली के सारे ही, उसमें तो मोस्टली भी बोलना गलत है, जितने भी कैटायंस हैं वो सारे मेटल ही होते हैं, जितने भी एनायंस हैं वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स मोस्टली गैस ही होते हैं। जैसे ये सल्फर है ना, तो सल्फर की भी आप वैलेंसी अगर चेक करेंगे तो 2- होती है, तो ये जो सल्फर है, ये सल्फर भी आपका इसी तरह से गैस होगा क्योंकि एनायन है। ज़्यादातर एनायंस जो है वो गैस ही होते हैं, ऑक्सीजन को देख लो, नाइट्रोजन को देख लो, क्लोरीन को देख लो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हालांकि इनके दूसरे काउंटर पार्ट्स भी मिलते हैं, तो एक्सेप्शंस हैं इसमें, ठीक। जैसे सॉलिड का मैंने बताया कि जितने भी कैटायन हैं वो सॉलिड ही होंगे, ठीक है, और जितने भी एनायन हैं वो मैक्सिमम गैसेज होते हैं। तो आप याद रखिए कि नाइट्रोजन गैस है तो इसका कंपाउंड ये भी गैस होगा, ऑक्सीजन तो गैस होती है। अब जरा बैलेंस कर लो, इधर Pb है, एक है, इधर भी एक है। नाइट्रोजन का इधर एक्चुअली ब्रैकेट के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 1 है, तो 1 2 2, नाइट्रोजन का 2 हो गया, इधर नाइट्रोजन का 1 है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अब आप देखिएगा कि अब क्या हुआ, ऑक्सीजन का शायद कुछ चेंज हो गया, ऑक्सीजन का 3 2 6, और यहाँ पर 2 2 4 और 2 6, एक ऑक्सीजन परेशान कर रहा है। अब इसके लिए क्या करें, That was PbHp and PbO plus 2NO2 plus O2. ये जो PbNO3 होल्ड वाइज है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा कि इधर 6 हो गया और इधर 2 2 4 और 2 6 और 1 7, तो ये बढ़कर 7 हो गया, ये है ना, हाँ, O2 NO2 PbO, तो ये बढ़कर 7 हो गया और ये रह गया 6। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, कुल मिलाकर इसी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो बढ़ा हुआ है ऑलरेडी उसको कम नहीं कर सकते। अब क्या करना होगा, अब बढ़ाने के लिए कोई एक सबसे छोटा नंबर लिखूँ, 1 लिखूँगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, 3 2 6 6 1 6, तो 2 लगाना पड़ेगा, इधर 2 लगा दिया। अब 2 लगाने से तो ये तो भाई साहब बहुत बड़े हो गए, 3 2 6 2 12, तो अब ऑक्सीजन का कितना हो गया, 12 हो गया, तो 2 2 4 और नाइट्रोजन का भी 2 2 4 हो गया। एक काम करो, यहाँ पर 4 लगाओ ताकि नाइट्रोजन का 4 हो जाए। हो गया, इसके आगे 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। देखिए यहाँ पर दोबारा देखो आप, लेड का कितना है, 1 2 2 1 2 2, तो लेड का तो 2 हो गया। अब नाइट्रोजन का देखिए 1 2 2 और 2 2 4, तो नाइट्रोजन का 4, 1 4 4, नाइट्रोजन का 4, तो नाइट्रोजन बैलेंस। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 3 2 6 2 12, ऑक्सीजन का 12, 2 4 8, 8 और 2 10, 1 2 2, 10 और 2 12, तो टोटली इस तरह से बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद
एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है H2O, H2O इस एरो के ऊपर आप ना एक सर्कल बनाकर ऐसे लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड, ये इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल होता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी लिख देना, ये इलेक्ट्रिसिटी लिखना, ऐसा ना हो कि स्कूल में टीचर ऊपर काटते हैं इस चीज़ को। चलिए H2O आपने इलेक्ट्रिसिटी लिखी है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है कि आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। तो H2O पता है पानी होता है ना, अब उसको बर्फ़ के फॉर्म में तो लेंगे नहीं, लिक्विड के फॉर्म में लेंगे, वो तो लिक्विड हो गया। अब ये भी पता है कि टूट कर बनेगा क्या, क्योंकि हमने कॉम्बिनेशन में देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सिंग से ही वाटर तैयार होता है। ये क्या हो गया H2 प्लस 2, और इसको आप देख लो क्या करा जाएगा यहाँ पर, इसके आगे आपने ऑक्सीजन के आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन के 2 हैं एटम्स, तो फिर इधर हाइड्रोजन 2 2 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिएगा, इसमें है NaCl, NaCl, अब ये आप देख लीजिए कि Na क्या है, Na एक मेटल है, क्लोरीन एक गैस है। यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये सॉलिड वाला नहीं लेना है, जब डिकम्पोजिशन करेंगे, ये नमक है वो जो हम खाते हैं खाने में, ठीक है, तो ये आपको लिक्विड वाला लेना है। अब सवाल ये उठता है कि नमक तो हमने लिक्विड देखा ही नहीं है, जब इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं ना तो ये पिघलने लगता है, और पिघलता ऐसा नहीं है कि पानी बन गया नमक का, ऐसा नहीं होता। ये क्या है कि एक पेस्ट की तरह तैयार हो जाता है, वो पेस्ट जो है वो एक्चुअली धीरे 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 करके फ्लो कर सकता है। मतलब जैसे पानी लिया तो पानी को लेकर तो ऐसे ही फेंक दिया, पानी तो फ्लो कर जाता है बड़े आराम से। गैस को कुछ फेंकने की जरूरत नहीं है, गैस को तो ऐसे ही खुला रख दो तो ऐसे ही फ्लो कर जाएगी। तो अच्छा ये याद रखना हमेशा, कभी भी कोई पूछे तो फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं होता, फ्लूइड का मतलब लिक्विड नहीं होता, फ्लूइड में लिक्विड भी आता है और गैस भी आती है, दोनों चीज़ें आती हैं। फ्लूइड की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी, कई बार बोल देते हैं ना कि ये फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड वाली चीज़ होती है तो उसको हम फ्लूइड बोल देते हैं। तो क्या होता है कि जब लिक्विड एक शब्द था ही पहले से, तो फिर फ्लूइड बोलने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। या हम ये कहते हैं फ्लूइड और लिक्विड एक है, तो नहीं है। आप याद रखना फ्लूइड जो है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसको फ्लूइड बोलते हैं। तो एक तो लिक्विड है आसानी से फ्लो करता है, और एक गैस है वो भी आसानी से फ्लो करती है। तो फ्लूइड की कैटेगरी में लिक्विड और गैसेस दोनों होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड इस तरीके का लिक्विड बनता है जैसे कि शहद होता है। शहद को लेकर फेंक कर देखो जाएगा ही नहीं, लेकिन आता लिक्विड की कैटेगरी में। क्यों? क्योंकि विस्कोसिटी ज़्यादा है, गाढ़ापन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो फ्लो नहीं होगा। और जो हमारा ये है मॉल्टन सोडियम क्लोराइड, मॉल्टन का मतलब पिघला हुआ, तो ये भी ऐसा ही है कि इसको फेंकेंगे जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि गाढ़ा इतना है, उसके पार्टिकल्स ने इतना ज़्यादा उसको मतलब क्लोजली पैक कर रखा है, इस वजह से। चलिए तो NaCl जो है ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और इसका भी हमको वही करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहाँ लिख देना इलेक्ट्रिसिटी। तो सोडियम आ गया,
और क्लोरीन। तो सोडियम हम जानते हैं मेटल है, वही सॉलिड ही होगा। क्लोरीन गैस बैलेंस करना है तो क्लोरीन के इधर 2 है, इधर क्लोरीन का 1 है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। इधर सोडियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। एग्जाम्पल नंबर 7। Al2O3 अगेन फिर से वही दिमाग में आता है, एल्यूमिनियम तो वही मेटल होता है। ठीक है, मेटल है बिल्कुल मान लिया, लेकिन इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमको ये भी लिक्विड स्टेट में चाहिए। तो लिक्विड स्टेट का मतलब यहाँ पर भी वही है, मॉल्टन मतलब पिघला हुआ। आयरन को भी अगर गर्म करते हैं तो उसको भी हम मॉल्टन आयरन ही बोलते हैं। आयरन का जबकि 3500 के करीब होता है, 3573 डिग्री सेल्सियस होता है उसका टेम्परेचर। जब इतना पहुँचाते हैं तब वो जाकर पिघलता है। ठीक है, तो लिक्विड वो भी नहीं बन पाता। उसमें भी ये है कि धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। और हालांकि जो आयरन इंडस्ट्री है वहाँ पर भी उसको पिघलाने की बहुत ज़्यादा चीज़ों में ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब वो 3000 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है तब भी वो सॉफ्ट हो जाता है। तो सॉफ्ट होने के बाद में भी उसको मोड़ दिया जाता है। किसी की चाकू बना दी, किसी का गाड़ी का बोनट बना दिया, किसी का कुछ बना दिया, किसी का कुछ। वो Al2O3। अब इसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हमको मिलेगा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम यहाँ मिलेगा लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन गैस होती है। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये वाले जो रिएक्शंस हैं, ये वाले रिएक्शंस जितना कंफर्ट आपको डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ये वाले रिएक्शन उतना कंफर्ट नहीं देंगे। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, करने उतने ही है जितने मैं एग्जाम्पल में लिखवा रहा हूँ। ये मत सोचना कि इसके अलावा कुछ आ जाएगा, नहीं। सिलेबस में इतने रिएक्शन है जितने लिखवा रहा हूँ। तो ये हो गया, बैलेंस करके देखो इसको। एल्यूमिनियम का इधर 2 है, इधर 1 है, तो 2 लगा दो। ऑक्सीजन के इधर 3 है, इधर 2 है। 3 और 2 का तो फिर 6 होगा, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। 2 3 सा 6, यहाँ 2 लगा दो। तो अब एल्यूमिनियम का 4 हो गया, तो ये 2 काट कर यहाँ पर 4 मिलेगा। हाँ, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। इस वाले में मैं वही बता रहा हूँ, एक्सेप्शंस आते हैं इसमें, बहुत एक्सेप्शंस आते हैं। सर इसके अंदर सर Al2O3 में सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करेंगे सर? Al2O3 को आपने मॉल्टन स्टेट में कर दिया। मॉल्टन स्टेट मतलब आपने इसको गर्म करके पिघली हुई स्टेट में ले आए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैटरी में से 2 वायर निकालने हैं। एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, एक नेगेटिव से। वो जो लाल और काला उसका टर्मिनल होता है, वो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो दोनों वायर्स को उसमें डाल देना, बस ये काम करना है। वो जो दोनों वायर्स ही हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव वाले टर्मिनल को हम बोल देते हैं एनोड और नेगेटिव वाले टर्मिनल को बोल देते हैं कैथोड। ठीक है, ये एनायन और कैटायन से उल्टा होता है। कैटायन होता है पॉजिटिव आयन, लेकिन एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ऐसे ही एनायन होता है नेगेटिव आयन, लेकिन एनायन से मिलता जुलता है ना एनोड, वो होता है पॉजिटिव आयन, और कैथोड होता है नेगेटिव आयन। हाँ, कुछ पूछ रहे थे, बताइए। सर वो वायर जल्दी नहीं क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो जनरली जो इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं ना, मतलब वो जो मैं जो वायर बोल रहा हूँ, वो जनरली कॉपर के होते हैं। तो कॉपर जो है, कॉपर का कलर चेंज हो सकता है, लेकिन कॉपर के ऊपर कोई चीज़ डिपॉजिट नहीं होती। इसीलिए कॉपर के वेसल्स यूज़ करे जाते हैं, उस पर कोई चीज़ डिपॉजिट नहीं होती। कलर उसका चेंज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर कॉपर का वेसल है, उसको आपने खुले में ऐसे ही छोड़ रखा है, ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं करी है, तो कॉपर ऑक्साइड के तौर पर वो धीरे धीरे क्या है, वो डार्क ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन वो हार्मफुल नहीं है, उसमें आप पानी डालकर आराम से पी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉपर के ऊपर कोई चीज़ जमती नहीं है। और जैसे जो मैं वायर की बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखिएगा कि दुनिया में जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो गोल्ड होता है। गोल्ड के वायर तो घर में लगा नहीं सकते ना, तो वो तो पता चला कि बहुत ही महंगा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है बेस्ट कंडक्टर, वो आता है सिल्वर। सिल्वर भी कोई सस्ता थोड़ी है,
तो सिल्वर भी बहुत महंगा है। अब तीसरे नंबर पर जो आता है वो कॉपर आता है, ठीक है। तो कॉपर जो है, कॉपर ही सबसे अच्छी चीज़ होती है। और आज भी आप ये देख लीजिए, हमारा कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन आज भी जो वायरिंग हो रखी है ना एल्यूमिनियम की है, कॉपर की आज भी नहीं है। क्योंकि आज भी हमारे कंट्री की उतनी मतलब उतना हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं वायरिंग की बात क्या कर रहा हूँ कि भाई हम अपने घरों पर ध्यान दे सकते हैं। तो हर इंसान क्या करता है, अपने घरों में कॉपर की वायरिंग ही करवाता है, नहीं तो बेचारा बिजली का बिल देते देते परेशान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वायरिंग ऐसी है, जैसे मेन ट्रांसफार्मर से जो गवर्नमेंट ने जो लाइन बिछा रखी है, तो वो लाइन जो है वो हमारे घरों तक एल्यूमिनियम की ही आती है, ठीक है। उसका एक दूसरा रीज़न भी है, कॉपर भी कोई सस्ता नहीं है। आप कॉपर की वायर और एल्यूमिनियम की वायर लेने चले जाओ, आप एसी लेने चले जाओ, एसी जब आप लेने जाते हैं तो वो आपको बोल देते हैं कॉपर कॉइल है और एल्यूमिनियम कॉइल है, वो देखो लिखा हुआ है बीच में 100% कॉपर गारंटी, ठीक है। तो क्या है 100% कॉपर की गारंटी का मतलब क्या है कि इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं कर रखी है, कोई मिक्सिंग नहीं है। अच्छा, आप एल्यूमिनियम वाला एसी ले लोगे 30-32 हज़ार का आ जाएगा, कॉपर का शुरुआती 40 हज़ार से होती है। तो ये जो अंतर है, ये अंतर ही है जो सरकार को कहता नहीं भाई एल्यूमिनियम की वायर बिछा दो, क्योंकि इतने कलाकार लोग हैं कि जैसी लाइट जाएगी पता चला तार ही काट कर ले जाएंगे, ये बहुत होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से कॉपर की वायरिंग जो है वो लोग घरों में करते हैं, क्यों घरों में दीवार के अंदर कोई दीवार तोड़ कर तो कॉपर निकालेगा, ठीक है। तो चोरियाँ होती हैं बहुत इस तरीके की। फ़ैन की जो मोटर्स होती है ना, ये जो फ़ैन है, फ़ैन की जो मोटर्स है, लोग मोटर चुरा कर भाग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग हो रखी होती है। कहीं तो पता चला कि मैंने तो घर में फ़ैन ही चलाया था, मैं तो एसी भी नहीं चलाया था, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है अगर उसके अंदर एल्यूमिनियम की वायरिंग कर दी जाए। आयरन की तो कहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टी है तो उस पर रस्टिंग हो जाती है बहुत जल्दी। तो ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम हमको मॉल्टन स्टेट में मिलता है। तो अगेन फिर वही एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री के एक्सेप्शंस खत्म होने का नाम नहीं लेते। कोटा फैक्ट्री देखा है किसी ने? कोटा फैक्ट्री देखा है किसी ने? तो देख लेना केमिस्ट्री वाला एपिसोड। मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, तो स्टूडेंट तो बेचारा परेशान ही हो जाता, तो गाली पकड़ने लगता है सब्जेक्ट। वो कैंटीन में बैठा रहता है, कहता है कि मैं ये सोचता था प्रॉब्लम मेरे अंदर है, मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस सब्जेक्ट के अंदर है। वो परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो जब परेशान हो जाता है वो कहता है कि भैया चाय लोगे? देखता उसको बोल के दे दे। वो कहता है बिस्किट लोगे? दे दे। चिढ़ जाता है बहुत बुरी तरीके से। फिर वो कहता है पानी, वो उसका जग लेके ना फेंक के मार देता है उस पर, कहता है कि रख इसको यहाँ पे। कहता है क्या है, क्यों नाराज़ हो रहे हो? कह रहे केमिस्ट्री ने दिमाग ख़राब करके रखा मेरा। और फिर उसका लंबा चौड़ा लेक्चर वो आपको दिख जाएगा, काफ़ी उस पर मीम्स बनी थी उस पर बहुत ज़्यादा। वो बड़ा हिट हो गया, वो एक्टर जो था बड़ा हिट हो गया अपना उसी केमिस्ट्री को लेकर, स्टूडेंट्स में बड़ा पॉपुलर हो गया। क्योंकि हर स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है कि ये केमिस्ट्री जो है ये बहुत घुमाती है, एक चीज़ याद कर लेते हैं दूसरी चीज़ तैयार हो जाती है। तो वही है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा। AgCl लाइट। अब ये जो लाइट है, अगर हम कहीं पर भी लाइट की बात करते हैं तो लाइट का मतलब ही सनलाइट से होता है। तो आपने सिल्वर क्लोराइड को दिन की रोशनी में सनलाइट में रख दिया ये सॉलिड स्टेट में ही होगा। उसके बाद क्या होता है कि इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कोई कागज़ लिया या कोई कपड़ा लिया, उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड आपने रख दिया, अपने आप ही रिएक्शन हो जाता है। क्लोरीन टूट के अलग, सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, सिल्वर अलग। तो सिल्वर क्लोराइड का सबसे बढ़िया रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड लो, एक कपड़ा बिछाओ साफ सा, धूप में रख दो, और धूप में रखने के बाद फिर ले जाओ सुनार के पास कि भाई वो ये सिल्वर क्लोराइड नहीं रहा, ये सिल्वर हो गया, चेन बना दे, मेरी चेन पहन दो, है ना। तो ये इस तरीके से होता है। चलिए AgCl2, अब इसको आप बैलेंस करके देखिएगा, इसका क्या है, ये एक एटम है, इसका भी एक एटम है। क्लोरीन का एक एटम, इधर क्लोरीन के 2 एटम, यहाँ पर लगा दिया 2, ठीक। तो क्लोरीन का हो गया 2, क्लोरीन का 2, लेकिन सिल्वर का 1 लग गया, तो 2 कर दिया उसको बैलेंस करने के लिए। तो अगेन दिस इज सॉलिड, और क्लोरीन गैस होती है, तो वो गैस के तौर पर दिमाग में आता है ना कि कहाँ गया क्लोरीन, तो वो गैस के तौर पर इवेपोरेट होकर गया एटमॉस्फेयर में।
बिल्कुल सेम इसी के जैसा एक रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या है, AgBr। Ag है सॉलिड। अब आप ये देखिएगा कि Ag का इधर भी बना इधर भी बना, ब्रोमीन का इधर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाओ। तो ये आपके सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स थे। कॉम्बिनेशन हमने कल कर ही लिया है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट में, रेडॉक्स में किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कुछ नहीं। रेंसिडिटी कोरोजन बताओ, सिलेबस में नहीं है पर फिर भी बता देता हूँ। देखिए अगर इसका आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही करनी होगी, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाता है तो यहाँ है, देयर आर 2 कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस व्हिच वी ऑब्जर्व इन अवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ कॉमन इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी कह सकते हैं उसको। तो एक तो होता है कोरोजन ऑफ मेटल्स। कोरोजन ऑफ मेटल वही एग्जांपल है कि भाई अगर लोहा रखा हुआ है एटमॉस्फेयर में ऐसे ही, उस पर पॉलिश नहीं कर रखी है, तो वो धीरे धीरे उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, रस्टिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक ऑक्सीडेशन का साइड इफेक्ट है। दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। और रेंसिडिटी भी यही है कि अगर मान लीजिए हमने क्या करा कि फूड को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो आपने सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो फूड को खुला नहीं छोड़ना। इनफैक्ट ये कह देते हैं कि भाई अगर ऐसे ही खुला मत छोड़ो, उसको ढक दो किसी चीज़ से। वो ढकने का मतलब भी यही होता है कि आप उसको ढककर क्या कर रहे हैं, आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचा रहे हो उसको। नहीं तो ऑक्सीजन से मिलकर उसका ऑक्सीडेशन होता है और अगेन फिर उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस बन जाते हैं। पॉइजनस सब्सटेंसेस की वजह से वो खराब हो जाता है। तो ये रेंसिडिटी है और ये आपका कोरोजन और रेंसिडिटी। पूछेंगे तो बता देना इतना, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए जी, बस इतना ही करना है। ये वाला चैप्टर आपका फिनिश है। और बाकी मेरे पास ना अलग अलग बच्चों के मैसेज आ चुके हैं, तो मैं शाम को क्लास ले नहीं रहा हूँ। आज संडे को नहीं होते बच्चे अवेलेबल, तो मैं शाम की क्लास नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो कल ही होगी क्लास। ओके ओके, बाय। थैंक यू सो मच। ओके, कुछ और तो नहीं था श्रेष्ठ? हाँ, और तुम्हारा एग्जाम्स कब से? सर 8 से। अच्छा, ओके। तो उसमें मैथ्स में कोई चीज़ रह गई है? नहीं सर, रियल नंबर्स मैंने लेट ज्वाइन करा तो मैंने घर पे कर लिया।